माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास में सामंतवाद के उदय और पतन में टॉपिक सामंती समाज और आर्थिक जीवन में कृषि का विकास पढ़ चुके हैं। कृषि के विकास में हमने पढ़ा है कि किस तरह से जो है आर्थिक पतन तो हुआ ही है, लेकिन कृषि के साथ साथ कुछ परिवर्तन हुए हैं कृषि में। वो परिवर्तन क्या हुए हैं ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है कि कृषि में जो है भारी हल का उपयोग किया गया ताकि बार बार जो है जुताई की समस्या नहीं रहे। इसके अलावा कृषि को जो है परती छोड़ा जाने लगा ताकि उपजाऊपन बढ़ता रहे कृषि का, भूमि का। इस प्रकार के परिवर्तन जो है हमने कृषि के विकास में पढ़े हैं। उसके बाद सामंती समाज और आर्थिक जीवन में दूसरी व्यवस्था है मैनर व्यवस्था। ये मैनर व्यवस्था जो है मध्यकालीन यूरोपीय समाज जो एक दूसरे पर आश्रित और दो व्यवस्थाओं में संगठित था। सामंती तंत्र वो राजनीति पहलू से संबंधित था, जो सामंत था वो राजनीति पहलू से संबंधित था। तो मैनर व्यवस्था जो है वो आर्थिक पहलू से संबंधित थी। ये जो मैनर व्यवस्था है यूरोपीय समाज वो दो आर्थिक समूह में संबंधित था, उस पर आश्रित था, दो समूह पर, जिसमें सामंती तंत्र जो था वो सामंती तंत्र तो जो है राजनीति से मतलब रखता था, राजनीति से संबंध रखता था। और मैनर जो व्यवस्था थी ये मैनर व्यवस्था जो है आर्थिक पहलू से संबंधित थी। मैनर व्यवस्था आर्थिक पहलू से संबंधित। मैनर व्यवस्था आर्थिक पहलू से संबंधित थी। यहाँ पर जो है मैनर का जो अर्थ बताया गया है उसका मतलब है जागीर अथवा छोटी जागीर। मैनर पूरी व्यवस्था है मैनर, और मैनर का मतलब होता है जागीर अथवा छोटी जागीर। मैनर जागीर अथवा छोटी जागीर। उसका मतलब है मैनर। जो जागीरें होती थी, जो छोटी जागीरें होती थी, बड़ी जागीरें होती थी, वो सब जो है मैनर व्यवस्था कहलाती थी। जो जमींदार लोग थे, छोटी जमींदारी, जागीरदार, जमींदार, ये सब जो है मैनर व्यवस्था में आते थे। और आर्थिक स्थिति की दृष्टि से जो है जमींदार के जो निवास होते थे उसके आसपास वो समाज जो है संगठित था। जमींदार के आसपास जो रहने वाले आसपास का समाज वो संगठित था। अर्थात मैनर राजनीतिक इकाई की सुरक्षा तथा नियंत्रण में एक आर्थिक इकाई थी। पूरी मैनर भाई जहाँ जहाँ जागीरदार रहते थे तो जागीरदार के आसपास का क्षेत्र, जागीरदार के आसपास का क्षेत्र जो है वो आर्थिक रूप से संगठित रहता था, एक इकाई होती थी। और मैनर व्यवस्था ये सामंत तंत्र का समर्थन करने वाली व्यवस्था थी। वो जो मैनर व्यवस्था है, जो जागीरदार के आसपास जो रहते थे वो किसका समर्थन करते थे? वो जागीरदार जमींदार का समर्थन करते थे, यानी कि सामंती तंत्र की व्यवस्था थी वो। यह सामंती तंत्र का समर्थन करने वाली व्यवस्था मैनर व्यवस्था। और इन इकाइयों के आर्थिक जीवन में इतनी अधिक भिन्नताएं थी
कि बहुत से विद्वान जो थे वो मैनर का नाम किसी विशेष व्यवस्था को नहीं मानते थे, या मैनर को जो है किसी विशेष व्यवस्था के रूप में वो मान्यता नहीं देते थे। एक प्रकार की जागीर, छोटे जमींदार, उसके आसपास जो लोग संगठित होकर के रहते थे, आर्थिक रूप से संबंधित होते थे, सामंती तंत्र व्यवस्था को मजबूत करने वाले, वो मैनर व्यवस्था। इसका मुख्य काम जो है अन्न उत्पन्न करना था। जिसका काम मैनर व्यवस्था का, मैनर व्यवस्था का मुख्य कार्य, मैनर व्यवस्था का मुख्य कार्य अन्न उत्पन्न करना। अन्न उत्पन्न करना, यह मैनर व्यवस्था का मुख्य कार्य होता था। अन्न पैदा करना, अन्न उत्पन्न करना। और सामान्य रूप से जो पूरा एक जो मैनर होता था, ये एक मैनर जो है, इसमें 350 एकड़ कृषि योग्य भूमि होती थी एक मैनर में। एक मैनर व्यवस्था में, ये एक मैनर व्यवस्था में जो है सामान्य रूप से कितनी भूमि होती थी? 350 एकड़ कृषि भूमि। 350 एकड़ कृषि भूमि होती थी मैनर व्यवस्था में। सामान्य रूप से ये माना जाता था कि 350 एकड़ कृषि भूमि जो है वो मैनर कहलाती थी। और अन्न उत्पन्न करना इसका मुख्य काम था। इसमें सामंत की भूमि, परती भूमि, चरागाह और जंगल, सामंत की भूमि, परती भूमि, चरागाह और जंगल, वो सम्मिलित नहीं होते थे मैनर में। इसमें बड़ी और छोटी मैनर भी होती थी। बड़ी जागीर, छोटी जागीर मैनर होती थी। अन्न उत्पन्न करने वाली जागीरों में 3 क्षेत्रीय पद्धतियों का विकास हो चुका था। उसी क्षेत्र में जो है 3 प्रकार की पद्धतियों का विकास हुआ, 3 क्षेत्रीय पद्धतियों का। मैनर में रहने वाले सभी लोगों को प्रत्येक भाग में थोड़े से बीघा भूमि प्रदान की जाती थी। जो मैनर में रहते थे, जागीरदार के आसपास रहने वाले लोग, मैनर में रहने वाले सभी लोगों को प्रत्येक भाग में जो है थोड़े से बीघा भूमि जो है वो प्रदान की दी जाती थी, थोड़ी सी बीघा भूमि। और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की भूमि की सीमाबंदी कर दी जाती थी कि इस व्यक्ति की जो है भूमि यहाँ से यहाँ तक है। प्रत्येक व्यक्ति की भूमि की सीमाबंदी कर दी जाती थी। और 2 हिस्सों के बीच थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया जाता था। एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, उसके बीच में थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया जाता था। चूंकि मैनर के एक भाग की समस्त भूमि एक जैसी उपजाऊ नहीं होती थी। भाई जरूरी नहीं कि पूरे मैनर की भूमि जो है एक जैसी उपजाऊ हो, तो एक भाग की समस्त पूरी भूमि जो है एक जैसी उपजाऊ नहीं होती थी। अतः यह प्रयास किया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी भाग में समान अनुपात में भूमि मिल जाए, समान अनुपात में। यह कोशिश रहती थी प्रत्येक व्यक्ति को। और इसके लिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को भूमि, प्रत्येक व्यक्ति की भूमि जो है 3 जगह हुआ करती थी। प्रत्येक के पास उपजाऊ भूमि के साथ साथ जो है कम उपजाऊ भूमि भी होती थी। और समस्त सामंत की भूमि जो है वो अधिक उपजाऊ होती थी। और इस भूमि पर सामंत किससे खेती करवाता था? कृषि से खेती कृषक दास जो होते थे उनसे खेती करवाता था सामंत। और उपज पर केवल जो है वो सामंत का अधिकार होता था। ये पूरी मैनर व्यवस्था ही है। इसमें क्या है कि इसमें जो है मेन उद्देश्य तो ये था कि अन्न उत्पन्न करना। और इसमें केवल जो है ये 350 एकड़ भूमि लगभग सामान्य रूप से होती थी। और
लोगों में जो है, मैनर में रहने वाले लोगों में जो है प्रत्येक में थोड़ी थोड़ी बीघा भूमि जो है बांट दी जाती थी और उनकी सीमाबंदी कर दी जाती थी। सीमाबंदी करने के लिए बीच में जो है रास्ता दिया जाता था, दो मैनर के बीच में एक रास्ता दिया जाता था। और ऐसा नहीं कि सभी जगह जो है उपजाऊ भूमि प्राप्त हो, केवल सामंत की भी जो भूमि होती थी वो सामंत की भूमि जो है वो उपजाऊ होती थी और उसमें जो खेती करने वाले जो लोग थे वो कृषक दास हुआ करते थे, उनसे खेती करवाए जाते थे और उपज पर केवल सामंत का ही अधिकार होता था। सामंत का अधिकार, केवल उपज पर सामंत का ही अधिकार होता था। तो इस प्रकार से जो है ये मैनर व्यवस्था में कि सामंत का अधिकार होता था। पूरी जो है मैनर व्यवस्था में सामंत का अधिकार होता था और मानव ये मैनर की भूमि पर कृषि संबंधी कुछ सामान्य विशेषताएं भी जो है वो देखने को मिलती थी। संपूर्ण भूमि पर जो है 1/3 से लेकर आधे भाग पर जो है वो सामंत अपनी निजी खेती करवाता था। ये सामंत का ज़्यादा वर्चस्व था। इस मैनर में भी सामंत का ज़्यादा वर्चस्व होता था। समस्त भूमि 1/3 भूमि जो है वो अपने हिसाब से खेती करवाता था, निजी खेती। और सामान्यतः सामंत की भूमि गांव वालों की भूमि से अलग रखी जाती थी। ये अलग अलग, सामंत की भूमि अलग और गांव वालों की भूमि अलग। सामंत की भूमि के आसपास की भूमि वो किस प्रकार के किसानों की थी? जो निष्ठावान किसान होते थे वो निष्ठावान किसानों की भूमि होती थी, सामंत के आसपास की भूमि है, ताकि जो है सामंत के खेत चारों तरफ से सुरक्षित रह सके। निष्ठावान किसानों की भूमि होती थी ताकि सामंत के खेत जो है वो सुरक्षित रह सके। कृषि भूमि के अलावा जो जंगलात होते थे और जो चरागाह भूमि होती थी वह मैनर के सभी लोगों के सामूहिक काम में आती थी। उसमें मैनर में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन वो सामूहिक रूप से सभी के काम आती थी। जंगल की भूमि, चरागाह की भूमि सामूहिक रूप से काम में लेते थे, परंतु सामंत की आवश्यकताओं को उस भूमि में भी पहले पूरा किया जाता था। पहले सामंत का काम होता था, उसके बाद दूसरे लोगों का काम होता था। मैनर की सीमा पर जो है प्रतिभूमि भी होती थी और जिसमें जो है कांटेदार झाड़ियाँ और घास फूस के अलावा कोई पैदावार नहीं होती थी उस प्रतिभूमि में। और चर्च के नाम पर भी भूमि का एक छोटा सा भाग आवंटित कर दिया जाता था चर्च के नाम से। गांव के सभी लोग चर्च के लिए इस भूमि पर निःशुल्क काम करते थे। सभी लोग इस भूमि पर काम करते थे, चर्च की भूमि पर निःशुल्क रूप से। तो मैनर की भूमि पर कृषि संबंधी कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती है मैनर से संबंधित। अब क्या विशेषताएं देखने को मिलती है मैनर में? कि गांव के सभी लोगों में भूमि का बंटवारा है, सभी लोगों के में जो है भूमि का बंटवारा कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो 3 श्रेणियों में भूमि का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्राप्त हो जाता था। और इसके अलावा भूमि की जुताई, बीज की बुआई, फसल की कटाई, इन पर जो है सभी को मिलकर के काम करना जरूरी था। यह मैनर व्यवस्था की विशेषता थी। ये पहली विशेषता, क्या विशेषता थी मैनर व्यवस्था की? ये मैनर व्यवस्था की विशेषता, क्या विशेषता? गांव के सभी लोगों में भूमि का बंटवारा, सभी लोगों में भूमि का बंटवारा होता था है। और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी भूमि जो है वो सभी श्रेणियों में दी जाती थी। इसके अलावा भूमि की जुताई करना, बीज बोना, फसल की कटाई करना, ये सब काम जो है मिलकर करते थे। फसल कटाई, सारा कार्य
मिलकर किया जाता था। सब काम जो है मिलकर करते थे। कृषि संबंधी जो भी काम था लोग जो है मिलकर करते थे। अकेले व्यक्ति के लिए इन कामों का करना संभव नहीं था, अकेला व्यक्ति कर ही नहीं पाता था। और अगली विशेषता है कि अधिकांश मैनरों में क्या होता था कि सामंत वो तो क्या करते थे, वो तो हल की व्यवस्था कर देते थे। भाई अधिकांश मैनर भी ऐसी भी थी जहाँ पर सामंत को क्या करते थे, केवल हल की व्यवस्था करते थे। और गांव वाले क्या करते थे, गांव वाले जो है बैलों की व्यवस्था करते थे। ऐसी भी व्यवस्था थी अधिकांश मैनरों में है। और अगली विशेषता ये बताई गई है कि कृषि संबंधी सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सामंत और गांव के लोग ये मिलकर के एक दूसरे की सलाह से निर्णय लेते थे। ये मैनर में ऐसा होता था। कोई भी समस्या पैदा हो जाती थी तो सामंत और गांव के लोग मिलकर के निर्णय लेते थे। और इससे जो है मैनरों को ग्रामीण लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला बताया गया है। मैनर को यह इस प्रकार की मैनर व्यवस्था थी। इसमें क्या था, ग्रामीण भी भाग लेते थे किसी समस्या में और सामंत भी भाग लेता था। इससे क्या होता था, एक प्रकार के लोकतंत्र की झलक मिलती थी मैनर में, क्योंकि निर्णय में जो है सभी की भागीदारी थी। इसलिए एक प्रकार से लोकतंत्र की यह प्रथम पाठशाला मानी जाती थी मैनर व्यवस्था। और प्रत्येक मैनर जो है वो लगभग एक आत्मनिर्भर इकाई होती थी, क्योंकि सभी लोग काम करते थे, सभी लोगों में भूमिका आवंटन होता था, सभी लोग मिलकर के काम करते थे। तो एक प्रकार से जो है मैनर वो आत्मनिर्भर इकाई थी, परंतु पूर्ण रूप से जो है वो स्वतंत्र भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए है। लोहा है, पत्थर है, नमक है, गरम मसाला है, ये कुछ वस्तुएं जो है इनको बाहर से मंगानी पड़ती थी। पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी नहीं थी। कुछ वस्तुएं जो है मैनर को बाहर से मंगानी पड़ती थी। और फिर भी मैनर गांव के अधिकांश लोगों की अधिकांश आवश्यकताएं उनकी पूर्ति जो है वो मैनर में ही होती थी। जो कुछ ज़रूरत पड़ती थी वो जो है उन ज़रूरतों को जो है बाहर से पूरा किया जाता था, बाहर से मंगा करके। और मैनर के जो अधिकांश लोग होते थे वो मैनर के बाहर नहीं जाते थे। मैनर के लोग जो वहाँ पर रहते थे वो मैनर से बाहर नहीं जाते थे। यातायात के साधन वो अच्छे नहीं थे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति जो है बाहर से किसी मैनर में आता था, बाहर से कोई व्यक्ति आता था किसी मैनर में, तो गांव वाले क्या करते थे, सारे गांव वाले जो है उसके आसपास आकर के खड़े हो जाते थे और उसकी बाहर की खबर के बारे में जानना चाहते थे, बाहर की खबर जानने के इच्छुक होते थे। तो इस प्रकार की ये जो है पूरी मैनर व्यवस्था है। कृषि का विकास और मैनर व्यवस्था, यह पूरी गांव की तरह मैनर व्यवस्था होती थी जो लोकतंत्रात्मक होती थी और पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं होती थी। सामंत का जो है इस पर अधिकार होता था। तो इस तरह से ये जो है पूरी मैनर व्यवस्था है सामंतवाद में, कि किस तरह से जो है कृषि का विकास हुआ और मैनर व्यवस्था यानी कि सामंती समाज में आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। भाई किस प्रकार से लोग कृषि कार्य करते थे और मैनर व्यवस्था किस प्रकार से पनपी और वहाँ के लोग किस प्रकार से वो आर्थिक क्रियाएं करते थे, आर्थिक कार्य करते थे। उसके बाद मैनर व्यवस्था के बाद जो है ये तो टॉपिक आर्थिक भारत सामंती समाज में आर्थिक जीवन ये तो अपना समाप्त होता है। उसके बाद आता है सामंतवाद के पतन के कारण। यह सामंतवाद जिस प्रकार से पनपा और किस प्रकार से जो है इसका पतन हुआ, टॉपिक ही अपना वही है, सामंतवाद का उदय और पतन। इसमें जो है सामंतवाद का पतन, भाई कौन कौन सी परिस्थितियां जो है सामंतवाद के पतन के लिए उत्तरदायी रही है। सामंतवाद किस तरह से जो है यह सामंती प्रणाली किस तरह से ध्वस्त हो गई। सामंतवाद के पतन के कारण सामंती व्यवस्था के पतन के कारण किस तरह से जो है सामंती व्यवस्था वो धराशायी हो गई। इससे पहले अपन ने इसमें पढ़ा है कि कृषक दास जो होते थे
वो कृषक दास जिनको खेती करने के लिए सुविधाएं दी गई ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, कृषक दासों को सुविधाएं दे दी गई ताकि वो कृषि कार्य अच्छे ढंग से कर सके और उत्पादन बढ़ सके। तो सुविधाएं देने के परिणाम स्वरूप जो है, सुविधाएं तो दी लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? उससे यह परिणाम निकला कि जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि सुविधाएं दे दी और सुविधाएं देने की वजह से जो है वो जनसंख्या तेजी से बढ़ोतरी हो गई। और जनसंख्या जब तेजी से बढ़ी तो उसका जो है भरण पोषण का सवाल पैदा हो गया कि उनको कहाँ से खिलाएंगे, भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए जो है जंगलों को साफ किया गया, क्योंकि खेती की भूमि कम पड़ रही थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से जो है जंगलों को साफ किया गया और जंगलों को साफ करके उनको खेती के योग्य बनाया गया, खेती का विस्तार किया गया। अब इससे क्या हुआ? जंगल साफ हुए तो उससे जो है पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ा, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो ये 14वीं सदी के जो प्रथम 2 दशक माने जाते हैं, 14वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई कि औसत से भी जो है ज़्यादा वर्षा हुई। उस समय औसत से ज़्यादा वर्षा हुई। इससे क्या हुआ कि बार बार जो है कृषि फसलें नष्ट होने लगी, ज़्यादा वर्षा की वजह से फसलें नष्ट हो गई और फसलें नष्ट होने के कारण क्या हुआ? उत्पादन गिर गया। उत्पादन गिर गया तो लोगों को जो है भरपेट भोजन मिलना भी नसीब नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है पशुधन, जो पशु थे उनकी संख्या भी कम होती गई है, उनको जो है खाने पीने की आपूर्ति उनके लिए नहीं हो पाई, पशुओं के लिए। तो पशुधन में भी भारी क्षति हुई, बहुत भारी कमी आ गई पशुधन में और लोगों को जो है भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था और भोजन नहीं मिल पाने के कारण जो है वो आए दिन बीमार रहने लगे। इसकी वजह से जो है बीमारी के शिकार हो गए और एक प्रकार से जो है पश्चिमी यूरोप में एक प्रकार की बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी फैल गई? वो बीमारी फैली काली मौत के नाम से। काली मौत, एक प्रकार की महामारी फैल गई काली मौत के नाम से। इससे क्या हुआ? काली मौत का प्रकोप इतना फैल गया पश्चिमी यूरोप में कि कुछ यूरोपीय देशों की आबादी जो थी वो आधी रह गई और अन्य देशों की आबादी जो है वो 1/4 आबादी जो है उसमें महामारी में समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? खेतों में काम करने वालों की संख्या कम हो गई क्योंकि मजदूर नहीं मिले, कृषक दास समाप्त हो गए हैं, खेतों में काम करने वाले नहीं मिल रहे थे। खेती ऐसे ही जो है वो पड़ती रह रही थी जिसमें कुछ भी उपजाऊ करने वाला या खेती करने वाला कोई नहीं था। इसके साथ ही जो है श्रमिकों की संख्या जैसे ही कम हुई, भारी कमी आ गई बीमारी के कारण श्रमिकों में। इससे क्या हुआ? जो कृषक जो दास थे उनका महत्व बढ़ गया, जो कृषि का काम करने वाले थे उनका महत्व बढ़ गया और महत्व बढ़ने के कारण उन लोगों ने आंदोलन चलाया, कृषक दासों का महत्व बढ़ गया और इस तरह से जो है जब श्रमिक वर्ग कम हो गया तो सामंती वर्ग को इसका गहरा आघात लगा। सामंती तंत्र के विरुद्ध जो है इन्होंने सामंती तंत्र को इसका गहरा आघात लगा, श्रमिकों की संख्या कम हो गई और इसकी वजह से जो है 15वीं सदी में अनेक यूरोपीय देशों में किसानों ने क्या कर दिया कि किसानों ने जो है अपने स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि महत्व बढ़ चुका था किसानों का, कृषक दासों का, क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम हो गई तो स्वामियों के विरुद्ध जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके कारण सामंतवाद को जो है एक और आघात ये लगा। और दूसरी तरफ जो है इसी समय भाई व्यापार वाणिज्य का भी काफ़ी विकास हो चुका था, व्यापार वाणिज्य का काफ़ी विकास हो चुका था, मुद्रा का प्रसार बढ़ चुका था, वस्तु विनिमय
वो कम हो चुका था, वस्तु विनिमय अपना महत्व खो चुकी थी, नगरों का विकास हुआ और बारूद का प्रयोग होने लग गया था। और इसी पर जो है ये बारूद पर क्या था, बारूद पर केवल राजाओं का एकाधिकार होता था, राजाओं के अधिकार में रहती थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यह विभिन्न कारणों से जो है सामंती व्यवस्था क्या हुआ, सामंती व्यवस्था जो है कमजोर पड़ गई, छिन्न भिन्न हो गई, महत्व कम हो गया सामंती व्यवस्था का। यह सामंती व्यवस्था को भारी चोट पहुंची। जिन परिस्थितियों ने इस प्रथा को जन्म दिया था, सामंत को, सामंतवाद को, जिन परिस्थितियों की वजह से इसका जन्म हुआ था, उन्हीं परिस्थितियों के कारण जो है इसका पतन हुआ है सामंती व्यवस्था का। समय के साथ जो है वो अलग अलग परिवर्तन आए इनमें, सामंती व्यवस्था में, और सामंती व्यवस्था जो है वो विकृत रूप में हो गई। भाई पहले वाले जो सामंत थे, पहले वाले सामंत जो है वो परोपकारी होते थे, नैतिकता होती थी उनमें, शूरवीरता होती थी, जन कल्याण की भावना रखते थे। लेकिन नए जो सामंत रहे, ये नए सामंतों ने जो है कृषक दासों का काफ़ी शोषण किया, इनमें किसी प्रकार की कोई मानवता नहीं थी, इसलिए इनका पतन स्वाभाविक था। और अपने ही लोगों का जो है ये शोषक बन गए, अपने ही लोगों का शोषण करने लग गए, अत्याचारी थे, व्यभिचारी थे, व्यभिचारी बन गए नए जो सामंत थे। तो इस वजह से जो है यह सामंत का पतन शुरू हो गया। जिन कारणों की वजह से, जिन परिस्थितियों की वजह से सामंतवादी व्यवस्था पनपी, उन्हीं परिस्थितियों के कारण जो है इसका अंत होना स्वाभाविक था। तो इस प्रकार की परिस्थितियां पनपने के कारण जो है सामंतवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला, समाप्ति की ओर चला। इसमें कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे? इसमें पहला कारण है जैसे बारूद और बंदूक। पहला कारण बारूद और बंदूक। भाई पुरानी परिपाटियां समाप्त होती जा रही थी। सामंत जिस कारणों से सामंती प्रथा का उदय हुआ, अब क्यों उदय हुआ? क्योंकि उनके पास, सामंतों के पास जो है बहुत मजबूत किले होते थे, गढ़ दुर्ग, ताकि उनमें जो है वो सुरक्षित रह सके। बड़े बड़े मजबूत किले होते थे, गढ़ कैसल जिनको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गढ़, इनको बोला जाता था कैसल, कैसल कहा जाता था इनको। उदय भी जो है इनका इसी वजह से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास जो है मजबूत किले होते थे और सैनिक शक्ति मजबूत थी इनकी सामंतों की, जिनके बल पर क्या था, ये दूसरों को सुरक्षा देते थे, दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सकते थे, इतने मजबूत थे सामंत। यह जितना विशाल और सुदृढ़ होता था इनका गढ़ और दुर्ग वगैरह, किले वगैरह जितने विशाल और मजबूत होते थे, तो सामंत की शक्ति भी जो है उसी प्रकार से मापी जाती थी, उसी अनुपात में। जिस सामंत का गढ़ दुर्ग जितना विशाल मजबूत होगा, वो सामंत उतना ही शक्तिशाली माना जाता था, उसी अनुपात में। तो यह सामंतों की शक्ति का आधार स्तंभ थे गढ़ दुर्ग। जितना विशाल सुदृढ़ होता, सामंत की शक्ति भी उसी अनुसार से आंकी जाती थी। गढ़ों का निर्माण यह कोई उनकी सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए नहीं किया जाता था। सामंत लोग गढ़ का जो निर्माण करवाते थे, दुर्गों का जो निर्माण करवाते थे, वो अंदर सुख सुविधाओं को ध्यान में रख करके नहीं करवाते थे, बल्कि किस वजह से करवाते थे? बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए। बाहरी आक्रमणों और घेराबंदी के समय स्वयं को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इस प्रकार के मजबूत किले, ऊंची ऊंची प्राचीरें, पत्थरों की प्राचीरें, दीवारें, वो बनवाते थे बाहरी आक्रमण, घेराबंदी की सुरक्षा की दृष्टि से। और इनका जो निर्माण किया जाता था गढ़ों का, ये जो है खड़ी चट्टानों वाले जो ऊंचे स्थान होते थे, वहाँ पर इनके गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता था। और आसपास जो है वो ऊंची भूमि होती थी
और साथ ही चारों तरफ, गढ़ के चारों तरफ जो है ऊंचे परकोटे होते थे, प्राचीरें, पत्थरों की प्राचीरें। इसके अलावा जो है उन प्राचीरों पर बुर्जियां बनाई जाती थी ताकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है सामंत लोग इन गढ़ों की ओट में आक्रमण का मुकाबला कर सके। मुकाबला तो सामंत लोग जो है यह घोड़े पर सवार होकर के और काय पर युद्ध करते थे, भाले और बर्छे के माध्यम से युद्ध करते थे। भाई बारूद और बंदूक, इसकी वजह से जो है ये सामंत वो कमजोर पड़ गए। गढ़ तो इनके मजबूत थे, लेकिन इनके पास जो युद्ध जो कला थी वो युद्ध कला थी, भाले और फरछे से ये युद्ध करते थे। घुड़सवार सैनिक रखते थे और वो घुड़सवार सैनिक जो है भाले के द्वारा, बर्छे के द्वारा युद्ध करते थे। लेकिन उसके बाद जो है इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, युद्धों में भी कुछ परिवर्तन हुए। 13वीं सदी के बाद से जो है सामरिक दृष्टि से इस युद्ध कला में कुछ परिवर्तन आए। अब भाले और पर्चे के स्थान, भाले और पर्चे का प्रयोग सामंत के सैनिक करते थे। अब जो है लंबे धनुष बाण का उपयोग बढ़ गया, लंबे धनुष बाण का उपयोग करने लगे युद्ध में वो। और इसके साथ ही साथ जो है सामंतों के भाले और बर्छे वो बेकार हो गए। भाई इधर जो है धनुष बाण का उपयोग होने लगा, इधर सामंतों के सैनिक को भाले बर्छे बेकार हो गए। और बाद में क्या हुआ, बारूद का उपयोग शुरू हुआ। तो बारूद के उपयोग से जो है सामंतों का जो महत्व था उनके गढ़ों की वजह से वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि बारूद के उपयोग से अब तक जो अपराजय जो समझे जाते थे उनके गढ़ किले वो बारूद की वजह से जो है बालू मिट्टी की तरह ढह जाते। इसी वजह से सामंत कमजोर पड़ गए, भवन बालू मिट्टी के भवन की भांति ढहने लगे। और मध्य युग के उत्तरार्ध में जो है फिर बारूद के साथ साथ बंदूक का प्रचलन हुआ। किसका प्रचलन हुआ, बंदूक का प्रचलन हुआ। इससे क्या हुआ कि इसका उपयोग करने से जो है जो पैदल चलने वाली जो सेना थी उस पैदल चलने वाली सेना का नए सिरे से गठन किया गया और उनको वेतन के रूप में रखा गया। नए पदाती सेना को, बंदूकधारी पदाती सेना का उपयोग बढ़ गया। और सामंती घुड़सवार वो जो थे उनका महत्व कम हो गया। सामंती घुड़सवार सेना का महत्व खोता जा रहा था। और बारूद पर केवल किसका अधिकार था, बारूद पर केवल राजाओं का ही एकाधिकार था। तो बंदूकधारियों को स्थायी वेतन पर वो सेना के रूप में रखना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी के साथ जो है जिससे राजा लोग अब क्या रह गए, सामंत पर निर्भरता उन्होंने समाप्त कर दी। राजाओं ने सामंत पर निर्भरता समाप्त हो गई। सैनिक सेवा पर आश्रित जो सामंत रहते थे उनका महत्व कम हो गया। तो इससे जो है राजाओं को भी जो है सामंतों से अब भय, सामंतों का भय समाप्त हो गया राजाओं के सामने। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में सामंतों के लिए अपना महत्व बनाए रखना वो बिल्कुल असंभव हो गया। महत्व नहीं बना सके सामंत लोग, क्योंकि इतना सारा परिवर्तन हो गया। पहले तो राजा लोग जो है सामंतों पर निर्भर करते थे और इनके सैनिक जो है शक्तिशाली होते थे। लेकिन धैर्य से जैसे जो है सामरिक स्थिति से युद्ध कला में जो है इस प्रकार के परिवर्तन आए तो सामंतों का जो वर्चस्व था वो सामंतों का वर्चस्व कम होने लग गया। और कम होने लग गया तो राजा भी जो है, राजा की इन पर निर्भरता वो कम हो गई। इनके मजबूत किले अब बारूद की वजह से रेत के टीले की तरह ढह जाने लगे। भाई आक्रमण के समय जो है इनको काफ़ी मजबूत माना जाता था पहले, लेकिन जैसे बारूद का उपयोग बढ़ा तो इनका महत्व कम हो गया। ये पहला कारण था, बारूद और बंदूक के प्रयोग से इस प्रकार से सामंत की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई। उसके बाद दूसरा कारण आता है, दूसरा कारण है धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों का प्रभाव। अब धर्म युद्धों का प्रभाव क्या रहा है,
ईसाई लोगों का जो पवित्र तीर्थ स्थल था वो था जेरूसलम। ईसाई का पवित्र तीर्थ स्थल, ईसाई का पवित्र तीर्थ स्थल, ईसाई का पवित्र तीर्थ स्थल वो था जेरूसलम। जेरूसलम। अब इस जेरूसलम पे क्या हुआ कि जेरूसलम पे जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ईसाइयों का पवित्र धर्म स्थल जेरूसलम, इस पे जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और ईसाई लोग क्या चाहते थे? ईसाई लोग जो है इसको जेरूसलम को वापस प्राप्त करना चाहते थे। जेरूसलम पर, इस पर जो है जेरूसलम पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों का अधिकार, जेरूसलम पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ईसाई लोग जेरूसलम को वापस प्राप्त करना चाहते थे। जेरूसलम के अधिकार को लेकर के ईसाइयों में और तुर्कों में, जेरूसलम के अधिकार को लेकर, जेरूसलम के अधिकार, जेरूसलम के अधिकार को लेकर तुर्कों और ईसाइयों, तुर्कों और ईसाइयों में 1095 से 1095 ईस्वी से 1291, ये 1291 ईस्वी तक सात मुख्य युद्ध हुए। 7 मुख्य युद्ध हुए। यह युद्ध जो है इतिहास में 7 मुख्य युद्ध हुए। इतिहास में ये धर्म युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। धर्म युद्ध, इसको बोला जाता है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स, इतिहास में ये धर्म युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यह धर्म युद्ध बहुत सी बार जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है, धर्म युद्ध क्या है? तो ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ईसाइयों ने इसको दोबारा प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप तुर्कों और ईसाइयों के मध्य 1095 ईस्वी से 1291 तक 7 प्रमुख युद्ध लड़े गए। यह युद्ध धर्म युद्ध के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। बाकी आज इस वीडियो में यहीं तक। अगला वीडियो में हम और ज़्यादा कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।